नमस्कार बच्चों, आज हम जिस अध्याय के बारे में पढ़ेंगे उसकी शुरुआत में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों से करता हूँ। जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसकी परपटी एवं अन्य आंतरिक संस्तरों का क्रम विकास कैसे हुआ, भूपर्पटी प्लेट्स का संचलन किस प्रकार हुआ और कैसे हो रहा है, भूकंप क्यों आते हैं, ज्वालामुखी क्यों फटते हैं, इसके विषय में विस्तार से जानने का प्रयास आगे हम करेंगे। धरातल असमतल क्यों है, इस अध्याय में इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास हम करेंगे। सर्वप्रथम भूपर्पटी गत्यात्मक है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यह क्षितिज तथा ऊर्ध्वाधर दिशाओं में संचलित होती रहती है। निश्चित तौर पर यह भूतकाल में वर्तमान गति की अपेक्षा थोड़ी तीव्र है। भूपर्पटी का निर्माण करने वाले पृथ्वी के भीतर सक्रिय आंतरिक बलों में पाया जाने वाला अंतर ही पृथ्वी के बाह्य सतह के अंतर के लिए उत्तरदायी होता है। मूलतः धरातल सूर्य से प्राप्त ऊर्जा द्वारा प्रेरित बाह्य बलों से अनवरत प्रभावित होता रहता है। निश्चित रूप से आंतरिक बल अभी भी सक्रिय हैं, यद्यपि उनकी तीव्रता में अंतर है। इसका तात्पर्य है कि धरातल पृथ्वी मंडल के अंतर्गत उत्पन्न हुए बाह्य बलों एवं पृथ्वी के अंदर अद्भुत आंतरिक बलों से अनवरत प्रभावित होता है तथा यह सर्वदा परिवर्तनशील है। बाह्य बलों को बहिर्जनिक बल तथा आंतरिक बलों को अंतर्जनित बल कहते हैं। बहिर्जनिक बलों की क्रियाओं का परिणाम होता है उभरी हुई भूआकृतियों का विघर्षण तथा निम्न गर्तों का भराव। अपर्दन के माध्यम से उच्चावच के मध्य अंतर कम होने को तल संतुलन कहते हैं। अंतर्जनित शक्तियाँ निरंतर धरातल के भागों को ऊपर उठाती हैं या उनका निर्माण करती हैं तथा इस प्रकार बहिर्जनित प्रक्रियाएं उच्चावच में भिन्नता को बराबर करती हैं। भिन्नता तब तक बनी रहती है जब तक कि बहिर्जनिक एवं अंतर्जनित बलों के विरोधात्मक कार्य चलते रहते हैं। सामान्यतः अंतर्जनित बल मूल रूप से भूआकृति निर्माण करने वाले बल हैं तथा बहिर्जनिक प्रक्रियाएं मुख्य रूप से भूमि विघर्षण बल होती हैं। भूतल संवेदनशील है। मानव अपने निर्वाह के लिए इस पर निर्भर करता है तथा व्यापक एवं सघन उपयोग करता है। लगभग सभी जीवों का धरातल के पर्यावरण के अनुवाह में योगदान होता है। मनुष्यों ने संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया है, हमें इनका उपयोग करना चाहिए, किंतु भविष्य में जीवन निर्वाह के लिए इसकी पर्याप्त संभाव्यता को भी बचाए रखना चाहिए। धरातल के अधिकांश भाग में बहुत लंबी अवधि में आकार प्राप्त हुआ है तथा मानव द्वारा इसके उपयोग, दुरुपयोग एवं कुरुपयोग के कारण इसकी विभव में बहुत तीव्र गति से ह्रास हुआ है। यदि इन प्रक्रियाओं जिन्होंने धरातल को आकार दिया है और अभी दे रही हैं को समझ लिया जाए तो निश्चित रूप से मानव के हानिकारक प्रभाव को कम किया जा सकता है तथा भविष्य के लिए इसके संरक्षण हेतु आवश्यक उपाय भी किए जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे भूआकृतिक प्रक्रियाओं की। अंतर्जनित एवं बहिर्जनिक बलों द्वारा भौतिक दबाव तथा रासायनिक क्रियाओं के कारण भूतल के विन्यास में परिवर्तन आता है और इस परिवर्तन को लाने वाले क्रियाओं को ही हम भूआकृतिक प्रक्रियाएं कहते हैं। इनमें सबसे पहले है पटल विरूपण बल एवं ज्वालामुखीयता। अंतर्जात भू आकृतिक प्रक्रियाएं जिसके अंदर हम वृत्त अक्षरण, अपर्दन एवं निक्षेपण को शामिल करते हैं। आगे हम इनका इस अध्याय में विस्तार से विवेचन करेंगे। भू आकृतिक कारक प्रवाह युक्त जल जिसको नदी भी कह सकते हैं, भूमिगत जल, हिमानी, हवा, समुद्री लहरें। इसके अलावा क्योंकि ये सभी एक गतिशील माध्यम है जो धरातल के पदार्थों को काटते हैं और बहा कर ले जाते हैं तथा निक्षेपित भी करते हैं। गुरुत्वाकर्षण ढाल के सहारे सभी गतिशील पदार्थों को सक्रिय बनाने वाले दिशात्मक बल होने के साथ साथ धरातल के पदार्थों पर दबाव भी डालता है। अप्रत्यक्ष गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल लहरों एवं ज्वार भाटा जनित धाराओं को क्रियाशील बनाता है। निसंदेह गुरुत्वाकर्षण एवं ढाल प्रवणता के अभाव में गतिशीलता संभव नहीं है, अतः अपर्दन, परिवहन एवं निक्षेपण भी होगा। गुरुत्वाकर्षण ऐसा बल है जिसके माध्यम से हम धरातल से संपर्क में रहते हैं। यह वह बल है जो भूतल के समीप पदार्थों के संचलन को प्रारंभ करता है। सभी संचलन चाहे वह पृथ्वी के अंदर हो या सतह पर प्रवणता के कारण ही घटित होते हैं। जैसे ऊंचे स्तर से नीचे स्तर तक की ओर तथा उच्च वायु दबाव क्षेत्र से निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर।
अंतर्जनित प्रक्रियाएं। पृथ्वी के अंदर बहुत सारी प्रक्रियाएं होती रहती हैं, जिनमें रेडियोधर्मी क्रियाएं, घूर्णन, ज्वारीय घर्षण तथा पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी ऊष्मा आदि। भूतापीय प्रवणता एवं अंदर से निकलने वाली ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा पटल ज्वालामुखी को प्रेरित करती है। भूतापीय प्रवणता एवं अंदर के ऊष्मा प्रवाह भूपर्पटी की मोटाई एवं दृढ़ता में अंतर के कारण अंतर्जनित बलों के कार्य को समान नहीं होने देते। अतः विवर्तनिक द्वारा नियंत्रित मूल भूपर्पटी की सतह असमतल होती है। सभी प्रक्रियाएं जो भूपर्पटी को संचलित, उत्थापित तथा निर्मित करती हैं, पटल विरूपण के अंतर्गत आती हैं। तीक्ष्ण वलयन के माध्यम से पर्वत निर्माण तथा भूपर्पटी को लंबी एवं संकीर्ण पट्टियों को प्रभावित करने वाली पर्वतनीय प्रक्रियाएं। धरातल के बड़े भाग के उत्थान या विकृति में संलग्न महाद्वीप रचना संबंधी प्रक्रियाएं। तीसरा, अपेक्षाकृत छोटे स्थानीय संचालन के कारण उत्पन्न भूकंप। चौथा, पर्पटी प्लेट के क्षितिज संचलन करने में प्लेट विवर्तनी की भूमिका। पर्वतनी पर्वत निर्माण प्रक्रिया है, जबकि महाद्वीप रचना महाद्वीपीय निर्माण प्रक्रिया है। इन्हीं प्रक्रियाओं के कारण भूपर्पटी में भ्रंश तथा विभंग हो सकता है और दबाव, आयतन तथा तापक्रम में परिवर्तन होता है, जिसके कारण शैलों का कायांतरण भी होता है। ज्वालामुखीयता। ज्वालामुखीयता के अंतर्गत पिघली हुई शैलों या लावा का भूतल की ओर संचलन एवं अनेक आंतरिक तथा बाह्य ज्वालामुखी स्वरूपों का निर्माण आता है। बहिर्जनित प्रक्रियाएं वो प्रक्रियाएं जिसके अंदर अपनी ऊर्जा सूर्य द्वारा निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा तथा अंतर्जनित शक्तियों से नियंत्रित विवर्तनिक कारकों से उत्पन्न प्रवणता से प्राप्त करती है। गुरुत्वाकर्षण बल ढाल युक्त सतह वाले धरातल पर कार्य करता है तथा ढाल की दिशा में पदार्थ को संचलित करता है। प्रति इकाई क्षेत्र पर अनुप्रयुक्त बल को प्रतिबल कहते हैं। ठोस पदार्थ में प्रतिबल धक्का एवं खिंचाव से उत्पन्न होता है। इससे विकृति प्रेरित होती है। धरातल के पदार्थ गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल के अतिरिक्त आणविक प्रतिबलों से भी प्रभावित होते हैं, जो कई कारकों जैसे तापमान में परिवर्तन, क्रिस्टलन, पिघलन द्वारा उत्पन्न होते हैं। रासायनिक प्रक्रियाएं सामान्यतः कणों के बीच के बंधन को ढीला करते हैं तथा विलेय पदार्थों को घोल देते हैं। इन्हीं कारणों की वजह से धरातल पर अपक्षय, वृत्त संचरण जिसको हम वाश वेस्टिंग कहते हैं, अपर्दन एवं निक्षेपण भी होता है। चूँकि धरातल पर विभिन्न प्रकार के जलवायु प्रदेश मिलते हैं, इसीलिए बहिर्जनिक भूआकृतिक प्रक्रियाएं भी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न होती हैं। तापक्रम तथा वर्षण दो महत्वपूर्ण तत्व हैं जो विभिन्न प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। सभी बहिर्जनिक भूआकृतिक प्रक्रियाओं को एक सामान्य शब्दावली डेनुडेशन या अनाच्छादन के अंतर्गत रखा जाता है। अनाच्छादन शब्द का अर्थ है कि निरावृत, स्ट्रिप ऑफ करना या आवरण हटाना। अपक्षय, वृत्त सरण, संचरण, अपर्दन, परिवहन आदि सभी इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। प्रवाह चित्र इस प्रकार को दिखाया गया है। अनाच्छादन प्रक्रियाएं तथा उनसे संबंधित प्रेरक बल को दर्शाता है। बहिर्जनिक भूआकृतिक प्रक्रियाएं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती हैं। इनको प्रभावित करने वाले कारक बहुत हो सकते हैं, जैसे तापमान, वर्षण, ऊंचाई में अंतर, सूर्य ताप की प्राप्ति, वायु का वेग एवं दिशा, वर्षण एवं वाष्पीकरण में संबंध, तापक्रम की दैनिक श्रेणी, हिमकरण एवं पिघलन की आवृत्ति और तुषार इत्यादि। यदि जलवायु संबंधी कारक समान हो तो बहिर्जनिक भूआकृतिक प्रक्रियाओं के कार्यों की गहनता शैलों के प्रकार एवं संरचना पर निर्भर करती है। संरचना में बलन, भ्रंश, संस्तर का पूर्व विमुखीकरण होता है। जोड़ों की उपस्थिति या अनुपस्थिति, संस्तरण तल, घटक, खनिजों की कठोरता या कोमलता तथा उनकी रासायनिक संवेदनशीलता, पारगम्यता, अपारगम्यता आदि सम्मिलित माने गए हैं। विभिन्न प्रकार की चट्टानें अपनी संरचना में भिन्नता के कारण भूआकृतिक प्रतिक्रियाओं के प्रति विभिन्न प्रतिरोध क्षमता प्रस्तुत करती हैं। एक विशेष शैल एक प्रक्रिया के प्रति प्रतिरोधपूर्ण तथा वहीं दूसरी प्रक्रिया के प्रति प्रतिरोध रहित हो सकती है। विभिन्न जलवायु दशाओं में एक विशेष प्रकार की शैलें
भू आकृतिक प्रतिक्रियाओं के प्रति भिन्न भिन्न अंशों का प्रतिरोध प्रस्तुत कर सकती है। अतएव वे भिन्न दरों पर कार्यरत रहती हैं तथा स्थलाकृति में भिन्नता का कारण बन जाती हैं। अधिकांश बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रतिक्रियाओं का प्रभाव थोड़ा एवं मंद होता है। अंततः यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि धरातल पर विभिन्नता यद्यपि मूल रूप से भूप्रपटी के उद्भव से संबंधित है, तथापि धरातल के पदार्थों के प्रकार एवं संरचना में अंतर भू आकृतिक प्रक्रियाओं एवं उनके सक्रियता दर को अंतर आदि के कारण एक न एक रूप में विद्यमान रहती है। कुछ बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं का यहाँ विस्तृत से प्रस्तुत किया गया है। अपक्षय वेदरिंग। अपक्षय चट्टानों के यांत्रिक विखंडन एवं रासायनिक अपघटन ही अपक्षय कहलाता है। चूँकि अपक्षय में पदार्थों का बहुत थोड़ा अथवा नगण्य संचलन होता है, यह एक स्थानवे इन सीटू या तदस्थान ऑन साइट प्रक्रिया है। अपक्षय प्रक्रियाओं के 3 प्रमुख प्रकार हैं। अपक्षय प्रक्रियाओं का एक समूह जैसे कि विलयन, कार्बोनीकरण, जलयोजन, ऑक्सीकरण तथा न्यूनीकरण सेलों के अपघटन, विलयन एवं न्यूनीकरण कार्य को प्रभावित करते हैं, जो कि रासायनिक क्रिया द्वारा सूक्ष्म अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ऑक्सीजन, धरातलीय जल, मृदा जल एवं अन्य अम्लों की प्रक्रिया द्वारा चट्टानों का न्यूनीकरण होता है। इसमें ऊष्मा के साथ जल एवं वायु की विद्यमानता सभी रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तीव्र गति देने के लिए आवश्यक है। वायु में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त पौधों एवं पशुओं का अपघटन भूमिगत कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा देता है। विभिन्न खनिजों पर रासायनिक प्रक्रियाएं किसी अनुसंधानशाला में प्रक्रियाओं के समान ही होती हैं। दूसरा, भौतिक अपक्षय प्रक्रियाएं फिजिकल वेदरिंग। यह कुछ अनुप्रयुक्त बलों पर निर्भर करती है, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, अत्यधिक ऊपर भार दबाव, अपरूपण प्रतिबल, तापक्रम में परिवर्तन, क्रिस्टल रवों में वृद्धि एवं पशुओं के क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न विस्तारण, शुष्क एवं आर्द्रन चक्रों से नियंत्रित जल का दबाव इत्यादि। भौतिक अपक्षय प्रक्रियाओं में अधिकांश तापीय विस्तारण एवं दबाव से निर्मुक्त होने के कारण होता है। ये प्रक्रियाएं लघु एवं मंद होती हैं। नंबर 3, जैविक कार्य एवं अपक्षय बायोलॉजिकल वेदरिंग। पेड़ पौधों की वृद्धि और जीवों की क्रियाओं से होने वाले अपक्षय को जैविक अपक्षय कहते हैं। केंचुओं, दीमकों, चूहों इत्यादि जैसे जीवों द्वारा बिल खोदने से नई सतह का निर्माण होता है, जिससे चट्टानों में नमी एवं हवा जाने का रास्ता बन जाता है। मानव भी वनस्पतियों को अस्त व्यस्त करके खेत जोतकर एवं मिट्टी में कृषि करके धरातलीय पदार्थों में वायु, जल एवं खनिजों के मिश्रण तथा उसमें नए संपर्क स्थापित करने में सहायक होता है। सड़ने वाले पौधे एवं पशुओं के पदार्थ ह्यूमिक, कार्बनिक एवं अन्य अम्ल जैसे तत्वों के उत्पादन में योगदान देते हैं, जिससे कुछ तत्वों का सड़ना तथा घुलना बढ़ जाता है। पौधों की जड़ें धरातल के पदार्थों पर जबरदस्त दबाव डालती हैं तथा उन्हें यांत्रिक ढंग से तोड़कर अलग अलग कर देती हैं। अपक्षय प्रक्रिया न केवल सेलों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने एवं मृदा निर्माण के लिए रास्ता बनाते हैं, बल्कि अपर्दन एवं वृत्त संचलन के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। वन अपक्षयी परिवार की गहराई पर निर्भर करता है। यदि सेलों का अपक्षय न हो तो अपर्दन का कोई महत्व नहीं होगा। इसका अर्थ है कि अपक्षय वृत्त संचरण, अपर्दन, उच्चावच के लघुकरण में सहायक होता है एवं स्थलाकृतियाँ अपर्दन का परिणाम होती है। सेलों का अपक्षय एवं निक्षेपण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि मूल्यवान खनिजों जैसे लोहा, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, तांबा के अयस्कों के समृद्धिकरण एवं संकेंद्रण में यह सहायक होता है। अपक्षय मृदा निर्माण के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया भी है। वृत्त संचलन मास मूवमेंट। वृत्त संचलन के अंतर्गत वे सभी संचलन आते हैं जिनमें सेलों का वृत्त मलबा गुरुत्वाकर्षण के सीधे प्रभाव के कारण ढाल के अनुरूप स्थानांतरित होता है। इसका तात्पर्य है कि वायु, जल, हिम की अपने साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक मलबा नहीं ढोते, अपितु मलबा अपने आप साथ वायु, जल तथा हिम को लेके जाता है।
वृत्त मलबे की संचलन गति मंद से तीव्र हो सकती है, जिसके फलस्वरूप पदार्थों के छिछले से गहरे स्तंभ प्रभावित होते हैं, जिनके अंतर्गत विसर्पण, बहाव स्खलन एवं पतन सम्मिलित होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल आधार शैलों एवं अपक्षय से पैदा सभी पदार्थों पर अपना प्रभाव डालता है। यद्यपि वृत्त संचलन के लिए अपक्षय अनिवार्य नहीं है, परंतु यह इसे बढ़ावा देता है। वृत्त संचलन अपेक्षित ढालों पर अनअपेक्षित पदार्थों की अपेक्षा बहुत अधिक सक्रिय रहता है। वृत्त संचलन में गुरुत्वाकर्षण शक्ति सहायक होती है तथा वह कोई विभुआकृतिक कारक जैसे प्रवाहित जल, हिमानी, वायु, लहरें एवं धाराएं वृत्त संचलन की प्रक्रियाओं में सीधे रूप से सम्मिलित नहीं होते। इसका अर्थ है कि वृत्त संचलन अपर्दन के अंदर नहीं आता। यद्यपि पदार्थों का संचलन एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता रहता है। छिछले संस्तर वाली शैलें जैसे भ्रंश, तीव्रता से झुके हुए संस्तर, खड़े भृगु या तीव्र ढाल, पर्याप्त वर्षा, मूसलाधार वर्षा तथा वनस्पति का अभाव वृत्त संचलन में सहायक होते हैं। वृत्त संचलन की सक्रियता के कारक। प्राकृतिक एवं कृत्रिम साधनों द्वारा ऊपर के पदार्थों के टिकने के आधार को हटाना। ढालों की प्रवणता एवं ऊंचाई में वृद्धि। पदार्थों के प्राकृतिक अथवा कृत्रिम भराव के कारण उत्पन्न अतिभार। अत्यधिक वर्षा एवं ढाल के पदार्थों का स्नेहन द्वारा उत्पन्न अतिभार। मूल ढाल की सतह से भार का हटाना। भूकंप आना, विस्फोट या मशीनों का कंपन। अत्यधिक प्राकृतिक रिसाव। झीलों, जलाशयों एवं नदियों से भारी मात्रा में जल निष्कासन एवं परिणाम स्वरूप ढालों एवं नदी तटों के नीचे जल का मंद गति से बहना। प्राकृतिक वनस्पति का अंधाधुंध विनाश। संचलन के 3 रूप होते हैं: अनुप्रस्थ, प्रवाह एवं स्खलन। मंद संचलन मृदा सर्पण, शैल सर्पण, हिमशैल सर्पण। तीव्र प्रवाह संचलन मृदा प्रवाह, कीचड़ प्रवाह, हिम प्रवाह, भूस्खलन। अब हम भूस्खलन के बारे में पढ़ेंगे। भूस्खलन अपेक्षाकृत तीव्र एवं अवगम्य संचलन है। इसमें स्खलित होने वाले पदार्थ अपेक्षातः शुष्क होते हैं। असंलग्न वृत्त का आकार एवं आकृति शैलों में अनिरंतरता की प्रकृति, क्षण का अंश, ढाल की ज्यामिति पर निर्भर करते हैं। इस वर्ग में पदार्थों के संचलन प्रकार के आधार पर वर्ग के कई प्रकार के स्खलन पहचाने जा सकते हैं। इसमें मिट्टी के साथ पत्थर भी गिरते हैं। बहुत बार हम समाचारों में सुनते हैं कि उत्तराखंड, हिमाचल में भूस्खलन हुआ। अपर्दन एवं निक्षेपण। अपर्दन के अंतर्गत शैलों के मलबे की अवाप्ति एवं उनके परिवहन को सम्मिलित किया जाता है। पिंडाकार शैलें जब अपक्षय एवं अन्य क्रियाओं के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती हैं तो अपर्दन के भू-आकृतिक कारक जैसे कि प्रवाहित जल, भूमिगत जल, हिमानी, वायु, लहरें एवं धाराएं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, जो कि इन कारकों के गत्यात्मक स्वरूप को दर्शाता है। भू-आकृतिक कारकों द्वारा परिवहन क्रिया जाने वाली चट्टानें मलबे द्वारा अपघर्षण भी अपर्दन में पर्याप्त योगदान देता है। अपर्दन द्वारा उच्चावचन का निम्नीकरण होता है। इसका तात्पर्य है कि अपक्षय अपर्दन में सहायक होता है, लेकिन अपक्षय अपर्दन के लिए अनिवार्य दशा नहीं है। अपक्षय, वृत्त क्षरण एवं अपर्दन निम्नीकरण की प्रक्रियाएं हैं। वृत्त संचलन एवं अपर्दन में अंतर है। वृत्त संचलन में शैल मलबा, चाहे वह शुष्क हो अथवा नम, गुरुत्वाकर्षण के कारण स्वयं आधार तल पर जाते हैं। वस्तुतः यह अपर्दन ही है जो धरातल में होने वाले अनवरत परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है। जैसा कि चित्र से स्पष्ट है कि अपर्दन एवं परिवहन जैसी अनाच्छादन प्रक्रियाएं गतिज ऊर्जा द्वारा नियंत्रित होती हैं। धरातल के पदार्थों का अपर्दन एवं परिवहन वायु, प्रवाहशील जल, हिमानी, लहरों एवं धाराओं तथा भूमिगत जल द्वारा होता है। इनमें से प्रथम 3 कारक जलवायु दशाओं द्वारा नियंत्रित होते हैं। निक्षेपण अपर्दन का परिणाम होता है। ढाल के कमी के कारण जब अपर्दन के कारकों के वेग में कमी आती है तो परिणामतः अवसादों का निक्षेपण प्रारंभ हो जाता है। दूसरे शब्दों में निक्षेपण वस्तुतः किसी कारक का कार्य नहीं होता, पहले स्थूल व बाद में सूक्ष्म पदार्थ निक्षेपित होते हैं। निक्षेपण से निम्न भूभाग भर जाते हैं, वहीं अपर्दन के कारक जैसे प्रवाहयुक्त जल, हिमानी,
वायु, लहरें, धाराएं एवं भूमिगत जल इत्यादि निक्षेपण के कारण के रूप में भी कार्य करने लग जाते हैं। मृदा निर्माण, सोयल फॉर्मेशन। मृदा एक गत्यात्मक माध्यम है जिसमें बहुत सारी रासायनिक, भौतिक एवं जैविक क्रियाएं चलती रहती हैं। मृदा अपेक्षा का परिणाम है, यह वृद्धि का माध्यम भी है। यह एक परिवर्तनशील तत्व है। इसकी बहुत सी विशेषताएं मौसम के साथ बदलती रहती हैं। यह एक वैकल्पिक रूप से ठंडी और गर्म, शुष्क एवं आर्द्र हो सकती है। यदि मृदा बहुत अधिक ठंडी या बहुत अधिक शुष्क होती है तो जैविक क्रियाएं मंद या बंद हो जाती हैं। यदि इसमें पत्तियां गिरती हैं तथा घासें सूख जाती हैं तो जैव पदार्थ बढ़ जाते हैं। मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं, प्रोसेस ऑफ सोयल फॉर्मेशन। मृदा निर्माण सर्वप्रथम अपक्षय पर निर्भर करता है। यह अपक्षयी प्रवार ही मृदा निर्माण का मूल निवेश होता है। सर्वप्रथम अपेक्षित प्रवार या लाए गए पदार्थों के निक्षेप बैक्टीरिया या अन्य निकृष्ट पौधे काई एवं लाइकन द्वारा उपनिवेशित किए जाते हैं। प्रवार एवं निक्षेप के अंदर कई गौण जीव भी आश्रय प्राप्त कर लेते हैं। जीव एवं पौधों के मृत अवशेष ह्यूमस के एकत्रीकरण में सहायक होते हैं। प्रारंभ में गौण, घास एवं फंगस की वृद्धि हो सकती है। बाद में पक्षियों एवं वायु द्वारा लाए गए बीजों से वृक्ष एवं झाड़ियों में वृद्धि होने लगती है। पौधों की जड़ें नीचे तक चली जाती हैं। बिल बनाने वाले जानवर कणों के ऊपर लाते हैं जिससे पदार्थों पर पुंज छिद्र एवं स्पंज की तरह बन जाता है। इस प्रकार जल धारण करने की क्षमता, वायु के प्रवेश आदि के कारण अंततः परिपक्व खनिज एवं जीव उत्पाद युक्त मिट्टी का निर्माण होता है। मृदा निर्माण कारक संयुक्त रूप से कार्यरत रहते हैं एवं एक दूसरे के कार्य को प्रभावित भी करते हैं। इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। जलवायु मृदा निर्माण में एक महत्वपूर्ण सक्रिय कारक है। मृदा के विकास में संलग्न जलवायु तत्वों से प्रमुख है प्रवणता, वर्षा एवं वाष्पीकरण की बारंबारता व अवधि तथा आर्द्रता। दूसरा, तापक्रम में मौसमी एवं दैनिक भिन्नता। मूल पदार्थ, पेरेंट मटेरियल। मृदा निर्माण में मूल सेल एक निष्क्रिय नियंत्रक कारक होता है। मूल सेल कोई भी स्वस्थाने इन सीटू या उसी स्थान पर अपेक्षित सेल का मलबा या लाए गए निक्षेप को मान सकते हैं। मृदा निर्माण गठन में संरचना के कणों का विन्यास तथा सेल निक्षेप के खनिज एवं रासायनिक संयोजन पर निर्भर करता है। मूल पदार्थ के अंतर्गत अपक्षय की प्रकृति एवं उसकी दर तथा आवरण की गहराई, मोटाई प्रमुख तत्व होते हैं। समान आधार पर मृदाओं में अंतर हो सकता है तथा असमान आधार पर समान मृदाएं मिल सकती हैं, परंतु जब मृदाएं बहुत नूतन या यंग होती हैं तथा पर्याप्त परिपक्व नहीं होती हैं तो मृदा एवं मूल सेलों के प्रकार में घनिष्ठ संबंध भी होता है। कुछ चुनाव क्षेत्रों में भी जहां अपक्षय प्रक्रियाएं विशिष्ट एवं विचित्र होती हैं वहां पर मिट्टियां मूल सेल से स्पष्ट संबंध दर्शाती हैं। स्थलाकृति, टोपोग्राफी। मूल सेल की भांति स्थलाकृति भी एक दूसरा निष्क्रिय नियंत्रक कारक है। स्थलाकृति मूल पदार्थ के अनाच्छादन अथवा अनावृत होने को सूर्य की किरणों के संबंध में प्रभावित करती है तथा स्थलाकृति धरातलीय एवं उपस्तयी प्रवाह की प्रक्रिया को मूल पदार्थ के संबंध में भी प्रभावित करती है। तीव्र ढालों पर मृदा छिछली तथा सपाट उच्च क्षेत्रों में मोटी होती है। निम्न ढालों पर जहाँ प्रदन मंद तथा जल का परिसरवण अच्छा रहता है वहाँ पर मृदा निर्माण बहुत अनुकूल होता है। सपाट समतल क्षेत्रों में चीका मिट्टी के मोटे स्तर का विकास होता है तथा जैव पदार्थ के अच्छे एकत्रीकरण के साथ मृदा का रंग भी गहरा हो सकता है। जैविक क्रियाएं, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। वनस्पति आवरण एवं जीव जंतु मृदा में जैसे पदार्थ की क्षमता तथा नाइट्रोजन इत्यादि जोड़ने में सहायक होते हैं। मृत पौधे मृदा को ह्यूमस प्रदान करते हैं। कुछ जैविक अम्ल जैसे ह्यूमस बनने की अवधि में निर्मित होते हैं। मृदा के मूल पदार्थों के खनिजों के अपघटन में सहायता करते हैं। बैक्टीरियल कार्य की गहनता ठंडी एवं गर्म जलवायु की मिट्टियों में अंतर को स्पष्ट करती है। ठंडी जलवायु में ह्यूमस एकत्रित हो जाता है
क्योंकि यहाँ पर बैक्टीरियल वृद्धि धीमी होती है। उप आर्कटिक एवं टुंड्रा जलवायु में निम्न बैक्टीरियल क्रियाओं के कारण अविनियोजित जैविक पदार्थों के साथ पीट के संस्तर विकसित हो जाते हैं। आर्द्र, उष्ण एवं भूमध्य रेखीय जलवायु में बैक्टीरियल वृद्धि एवं क्रियाएं सघन होती हैं तथा मृत वनस्पति शीघ्रता से ऑक्सीकृत हो जाती है, जिससे मृदा में ह्यूमस की मात्रा बहुत कम रह जाती है। बैक्टीरिया एवं मृदा के जीव हवा से गैसीय नाइट्रोजन प्राप्त करके उसे रासायनिक रूप में परिवर्तित करके बना देते हैं, जिसका पौधों द्वारा उपयोग किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन निर्धारण कहते हैं। राइजोबियम एक प्रकार का बैक्टीरियल जंतु वाले पौधों के जड़ ग्रंथिका में रहता है तथा मेजबान पौधों के लिए लाभकारी नाइट्रोजन निर्धारित करता है। चींटी, दीमक, केंचुए इत्यादि कीटों का महत्व अभियांत्रिकी से होता है, परंतु मृदा निर्माण में बहुत से महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वे मृदा को बार बार ऊपर नीचे करते रहते हैं। केंचुए मिट्टी खाते हैं, अतः उनके शरीर से निकलने वाली मिट्टी का गठन एवं रसायन परिवर्तन होता रहता है। टाइम, कालावधि। मृदा निर्माण में समय महत्वपूर्ण कारक है। मृदा निर्माण में लगने वाले समय की अवधि मृदा की परिपक्वता तथा उसके पार्श्विका का विकास निर्धारण करती है। एक मृदा तभी परिपक्व होती है जब मृदा निर्माण को सभी प्रक्रियाएं लंबे समय तक पार्श्विका विकास करने में लगी रहती हों। थोड़े समय पहले निक्षेपित जलोढ़ मिट्टी या हिमानी टिल से विकसित मृदाएं युवा मानी जाती हैं तथा उनमें सन स्तर का अभाव होता है अथवा कम विकसित होती हैं। संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में मिट्टी के विकास या उसकी परिपक्वता के लिए कोई विशिष्ट समय नहीं है।